नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री विद फन के आज के इस कॉन्सेप्ट में हम चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य की, जिसका टाइम पीरियड था 390 ईस्वी टू 500 ईस्वी। प्यारे बच्चों, मौर्यों के पतन के पश्चात गुप्त साम्राज्य ही एकमात्र ऐसा शासन था जिसने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। इन वंश की जानकारी के वैसे तो वायु पुराण में हमें इस वंश की जानकारी मिलती है, लेकिन अगर हम विस्तृत जानकारी की बात करें तो कुमारगुप्त के भिलसद स्तंभलेख और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से इनकी जानकारी मिलती है। और उस जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्तों के जो आदि पुरुष थे उनका नाम था श्रीगुप्त। उनके उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच, लेकिन घटोत्कच के पश्चात जो उनका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम से ही गुप्त वंश का हम स्वतंत्र शासक उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। और कह सकते हैं कि वास्तव में चंद्रगुप्त प्रथम से ही गुप्त वंश की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। तो इस वंश में आगे की सीरीज में हम देखते हैं कि कितने राजा हुए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त। अब एक वंश के इतने शासकों को कैसे याद करें, तो शुरुआत करते हैं ट्रिक से। ट्रिक देखिए, श्री घटक चंद्र ने समुद्र में विक्रम को डाला। कुमार ने सौगंध से कुमार भानु को मार डाला। मार डाला का मतलब यहाँ पे है कि इस वंश के अंतिम शासक थे भानुगुप्त। तो देखते हैं, ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। श्री से श्रीगुप्त, घटक से घटोत्कच, चंद्र से चंद्रगुप्त, समुद्र से समुद्रगुप्त, विक्रम से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमार से कुमारगुप्त, सौगंध से स्कंदगुप्त, फिर कुमार से कुमारगुप्त द्वितीय और भानु से भानुगुप्त। अब इस ट्रिक से सभी शासकों का नाम लर्न करने के पश्चात हम देखते हैं कि इन शासकों के काल में वास्तविक में कौन कौन सी घटनाएं हुई जो एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले यह नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम से जुड़ी हुई हमारी अगली ट्रिक है चंद्रमा पर वायु गुप्त। चंद्रमा पर वायु गुप्त की ट्रिक को अब समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रगुप्त जो वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश के, पर का मतलब है यहाँ पुराणों में इनकी जानकारी मिलती है गुप्त वंश की, और वायु से वायु पुराण में गुप्त वंश की डिटेल मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। और गुप्त से गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश ने एक संवत शुरू किया था, गुप्त संवत, जो शुरुआत हुई थी लगभग 390 ईस्वी में, अर्थात 319 ईस्वी में। वंश के अगले शासक हुए समुद्रगुप्त। इनका इतिहास में विशेष महत्व है क्योंकि भारत राष्ट्र की सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति की समृद्धि के लिए यह आवश्यक था कि भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना हो, और ये समुद्रगुप्त ने कर दिखाया। समुद्रगुप्त को एक्चुअली नेपोलियन कहा जाता है। तो इनको जो उपाधि मिली क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के और दक्षिणापथ के बहुत सारे राज्यों को जीत लिया, इसी वजह से इनको नेपोलियन की उपाधि दी जाती है। तो इनकी उपाधियों को लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक आगे देखिए। कवि विक्रम का अश्व नेपोलियन को दे दो। अब इस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। कवि से इनको कविराज की उपाधि दी जाती है, विक्रम से विक्रमांक की उपाधि दी जाती है, अश्व से अश्वमेघकृता की उपाधि धारण इन्होंने की, और नेपोलियन तो इनको नेपोलियन की उपाधि भी इन्होंने धारण की। गुप्त काल में आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य, इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और इनके टाइम में जो महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर, इनके टाइम में इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो उन 9 रत्नों को लर्न करने की ट्रिक देखिए। कालिदास धन का क्षय करके अमर होने का वरदान पाकर ताल शंकु जैसे घोड़े पर विराजमान हुआ। अर्थात यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, मैंने जो ग्रीन कलर है उसको इस्तेमाल किया है जो पर्टिकुलर नाम है, और जो ब्लू कलर है उसका इस्तेमाल किया है जो इसको ट्रिक को जोड़ने के लिए किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कालिदास, धनवंतरी, अक्षपणक, अमर सिंह,
वररुचि, बेताल भट्ट, शंकु, घटक पर और वाराह मिहिर। अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी को लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आप पर्टिकुलर एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, एज ए जीके क्वेश्चन इन्हें लर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ इतिहास में 3 नाम बहुत फेमस हैं, कालिदास, धन्वंतरी और वाराह मिहिर। इसमें से कालिदास साहित्य लेखन में इनका नाम आता है, धन्वंतरी जिसमें आप इनको कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के चिकित्सक थे, इसी वजह से इनको याद किया जाता है, और वाराह मिहिर एक ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। तो इनको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने बनाई है, काला धन बेकार, जिससे आपको इन 9 रत्नों में से जो प्रमुख 3 थे उनका नाम आसानी से लर्न हो सकता है, काला धन बेकार, कालिदास, धन्वंतरी और वाराह मिहिर। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक हैं गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का जो याद करने योग्य बातें हैं वो क्या हैं, इनको लर्न कैसे कर सकते हैं। ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और शिव और पार्वती का एक पुत्र था कार्तिकेय, जिसका दूसरा नाम था स्कंद। तो इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी स्कंदगुप्त रखा। कार्तिकेय का जो वाहन है वो है मयूर, मोर। तो इनकी जो मुद्राएं थी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री में, जो इनकी मुद्राएं थी वो रजत मुद्राएं थी, और रजत की जो मुद्राएं थी अर्थात जो चांदी की मुद्राएं थी वो मयूर आकृति की थी, कह सकते हैं मयूर आकृति की रजत मुद्राएं इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचलित की। इसके अलावा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम ने ही की थी। इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, हमने आपको बताया कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और शिव जी का जो शिव के वाहन है नंदी, नंदी से मिलता हुआ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त के टाइम में ही हुई थी। पश्चात है स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। जैसे कि हमने बताया कि कुमारगुप्त भगवान शिव में विश्वास रखते थे और कार्तिकेय का दूसरा नाम था स्कंद, तो कुमारगुप्त के पुत्र थे स्कंदगुप्त, और ये अंतिम प्रतापी शासक थे गुप्त वंश के। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।